हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। लक्ष्यंस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। जी, होमवर्क डन, वेल डन, वेल डन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस लो है, कैसी बातें करते हो यार सुबह सुबह, ऐसी बातें। हेलो हेलो हेलो, अबे वॉइस हाई है भाई, ले और हाई कर देते हैं। अब बिल्कुल कट रही होगी वॉइस, ऐसा करेंगे तो बिल्कुल वो कटेगी आवाज ना। ठीक, रिवीजन डन, रिवीजन डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, आज लेक्चर नंबर 2 है सॉलिड स्टेट का। रूल्स टू अटेंड द क्लास आपको पता ही होंगे। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा। आज क्या क्या करेंगे, यूनिट सेल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क करेंगे मॉड्यूल से। बट मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ रिवीजन के लिए पोर्शन दिया था, आज तक कंप्लीट करना था, यस और नो। क्या वो आज तक कंप्लीट करना था, यस और नो, रिप्लाई करिए। यस, आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसी बहाने कम से कम क्लास 12th के जो चैप्टर हुए हैं उनकी तो रिवीजन हो ही जाएगी। ठीक है, आइए मुझे इसका आंसर दीजिए। अगर 500 ml of 2 molar glucose is added to 500 ml of 1 molar glucose, find concentration of resulting solution। दो सॉल्यूशन को जो मिक्स करके आया है उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताइए, उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताइए। चार ऑप्शंस हैं इसके, 3/2, 1/2, 3/4, none of these। एक है 500 ml ऑफ 2 मोलर ग्लूकोज, दूसरा है 500 ml ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आ गया सबका। क्या हमने यही निकालना है, मोलैरिटी निकालनी है। यस, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सर, नंबर ऑफ मिली मोल्स होंगे, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी, 500 इंटू 2। यहां पर मिली मोल्स कितने होंगे, 500 इंटू 1, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। ये आ गए मिली मोल्स, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो जो कि मिलीलीटर में ही हो, यानी कि 500 इसका, 500 ही उसका। फिर क्या ये 1500 आ जाएगा, क्या ये 1000 आ जाएगा, क्या आंसर 3/2 आ गया। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही है, वेल डन। फाइंड पीएस इफ chi b is equal to 0.2 and p naught a and p naught b are 300 torr and 200 torr। करिए, आंसर बताइए इसका। आपको पीएस बताना है। सर ये आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली जेई मेन की रिवीजन करा रहे हैं तो आसान ही पूछेंगे। आपको वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बताना है। अगर काई बी भी दे रखी है, पी नॉट ए और पी नॉट बी भी दे रखा है। सर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का अगर बताना है, ठीक है,
आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है। तो क्या वेपर प्रेशर ऐसे निकालते थे, पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। क्या आपको पी नॉट ए दे रखा है, यस 300। काई ए कितना हो जाएगा, अगर काई बी 0.2 है तो काई ए किसके बराबर होगा, 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8 प्लस पी नॉट बी 200 दे रखा है, काई बी कितना हो जाएगा, दैट इज 0.2। अब इसको सॉल्व करिए, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो गया 240, ये हो गया 40, कितना हो जाएगा 280 टॉर। 280 टॉर को 280 mm ऑफ एच भी बोलते हैं, है ना। पर मान लो सर यही आपको फाइंड आउट करना होता है एटीएम में, तो 280 को 760 से डिवाइड कर देते, वो आ जाता एटीएम में आ जाता, ठीक है। थर्ड, विच विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ से। चार ऑप्शन है आपके पास, मीथेनॉल प्लस वाटर, दूसरा है एन हेप्टेन एंड एन ऑक्टेन, तीसरा है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, फोर्थ है नन ऑफ दिस। बताइए। वाटर लिखना है। कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कई बच्चों ने आंसर ए दे रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। अल्कोहल और वाटर तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते थे, एनहेप्टेन और एनऑक्टेन दोनों के दोनों एल्केन है, एल्केन है तो एल्केन तो होमोलोगस सीरीज के हो गए, तो ये तो आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे, ये तो नॉन आइडियल शो ही नहीं करेंगे, तो नेगेटिव डेविएशन कहां से आएगा। नेक्स्ट है एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, यही था, यस सर। सर ये एग्जांपल आपने एनसीईआरटी में भी था, अपने क्लास में भी कराया था, और इसका रीजन भी दिया था कि जब एसीटोन अकेला होगा तो उसके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, जैसे ही आप उसमें क्लोरोफॉर्म डाल दोगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, तो ऑब्वियसली वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, कल आप रिवाइज करके आएंगे कंप्लीट, कल मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी आपकी, सॉल्यूशन चैप्टर, मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। जब तक कम से कम क्लास 11th की आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट होगा, क्लास 12 तो आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, सर पीवाई क्यू करा दो, कल पीवाई क्यू दे देंगे इसमें से, पीवाई क्यू वैसे तुमने सारे कर रखे हैं यार, ठीक है। सर 2024 वो भी ले रखी है मैंने, सॉल्यूशन की क्लास देख लो चाहे बैच के अंदर ही है। ओके 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 ओके, ठीक है। जब तक ये क्लास 12th वाला खत्म होगा, क्लास 12th की रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाएगी, फिर क्लास 11th की कर लेंगे। वेट मत करिए क्लास 11th का भी, कुछ आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली रिवाइज करिए। खासकर मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो लास्ट ईयर अर्जुना जेई 2.0 में थे, उन्होंने पढ़ रखा है, डेफिनेटली उसको रिवाइज करिए, डेफिनेटली रिवाइज करिए, ठीक है। देयर आर नो इश्यूज रिगार्डिंग इट, ठीक है। कर लिया सर फुल रिवीजन, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मोर क्वेश्चंस दो, मोर कैसे कर दे देंगे यार, आप बताओ। सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा ना सॉलिड स्टेट का, ये आप भी समझते हो मैं भी समझता हूँ। एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद जब रिवीजन कर रहे होंगे, तब क्लास 12th के क्वेश्चन भी देता चलूंगा, और क्लास 11th का जो जो रिवाइज करते जाओगे उसके क्वेश्चन भी देता चलूंगा, है ना। आप भी समझ सकते हो। चलिए 1.0 वाले, अरे यार मेरे मुंह से वो निकल गया 2.0 2.0 इस कारण क्योंकि मैंने पढ़ाया था, ऐसा थोड़ा बोलूंगा कि 1.0 वालों को रिवाइज नहीं करना चाहिए जो अर्जुना जी। अरे जो भी बच्चे यार देख रहे हैं, ठीक है, जो भी देख रहे हैं, है ना, आपने 1.0 में पढ़ा होगा अपने रिस्पेक्टिव टीचर से, बिल्कुल उसको रिवाइज करो यार, ठीक है। मैं मना थोड़ा कर रहा हूँ, कोई 3.0 से होगा तो उसको भी रिवाइज करो, है ना। वो ऐसे ही मैंने बोल दिया क्योंकि वो 11th में 2.0 में हमारे साथ थे, ठीक है। आने की इक्विलिब्रियम कर लिया बहुत बढ़िया।
माइंड मैप से शॉर्ट रिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं माइंड मैप से शॉर्ट रिवीजन ना, बिल्कुल अगर आप चाहते हैं 10-15-20 मिनट का होगा मेरे ख्याल से वो माइंड मैप टाइप, तो शॉर्ट रिवीजन आप कर सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक का होमवर्क सॉल्यूशन रहता है वो भी दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, बट इधर पढ़िए। ये आपको घर के लिए मैंने क्वेश्चन दिए थे कि क्लासिफाई करिए फॉलोइंग सॉलिड्स को डिफरेंट कैटेगरी में। अगर क्रिस्टलाइन है तो किस टाइप का है, अमरफस है तो कौन सा है, ठीक है सर। ये K2SO4, इसमें K वे पॉजिटिव होता है, SO4 पे 2 नेगेटिव होता है। सर पहली बात तो ये क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन के अंदर भी कौन सा है, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। सर ये मेटल है तो मेटालिक सॉलिड हो गया, है ये भी क्रिस्टलाइन ही। सर ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। नहीं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में भी कौन सा सॉलिड, नॉन पोलर, पोलर के हाइड्रोजन बॉन्डेड, पता होगा बेंजीन नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर ये भी मॉलिक्यूल है, दैट इज यूरिया है। बताइए पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? यूरिया पोलर होगा, नॉन पोलर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा? जल्दी जल्दी बताइए। आप पढ़ाएंगे यार, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले, पहले इसके बारे में ध्यान दीजिए। नॉन पोलर, पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड। जानबूझ के न्यूक्लियर केमिस्ट्री बाद में रखा हुआ, जब तक आपका फिजिक्स में खत्म होगा तो फिजिक्स में 95% चीजें तो फिजिक्स में ही खत्म हो जाएंगी, हमारे यहाँ की सिर्फ 2-4-5% रह जाएंगी। एक जना करेगा कुछ भी नहीं होगा सर। आप लोग जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हो ना, ठीक है, वही चीजें हमने भी सारी पढ़ानी है, बट हमारा थोड़ा सा अलग होता है। पता कहां पे अलग होता है? फर्स्ट ऑर्डर वाला। और फर्स्ट ऑर्डर वैसे ही हमने पढ़ा होता है केमिकल काइनेटिक्स में, तो बस मेरे लिए क्या बच जाएगा, उसको रिलेट करके दिखाना है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर में जिसको के बोलते थे उसको लैम्डा बोल देंगे, है ना। बस इतनी छोटी छोटी, जिसको हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट बोलते थे, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको एक्टिविटी बोलते हैं यहाँ पे। बस रिलेट करके दिखाना है यार, तो ऑब्वियसली हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। फिजिक्स में रिवीजन चल रहा है तो बिल्कुल फिर आपने न्यूक्लियर वहां पे जो पढ़ लिया ना, वो सारा न्यूक्लियर समझ लीजिए वो हमारे यहाँ भी है, ठीक है। उनमें से कम ही होगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। एंड कुछ एक आध चीजें मुझे जो बोलते हैं हाफ एन आवर मैक्स टू मैक्स, ठीक है, रिलेट करवानी है कि वहां पर के बोलते थे इसके लैम्डा बोल देते हैं। वहां पर जो के होता था टेम्परेचर्स पे, कैटलिस्ट पे, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता था। यहाँ पर लैम्डा ऐसा कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। बस इतनी छोटी छोटी चीजें रिलेट करके दिखानी है मेरे को, खत्म हो जाएगा न्यूक्लियर भी, ठीक है। ऑब्वियसली ये पोलर है सर, पोलर बॉन्ड्स तो नजर आ ही रही है आपको, कार्बन ऑक्सीजन में भी है, कार्बन नाइट्रोजन में भी है, तो ये पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। सर व्हाट अबाउट क्या नाम है इसका, अमोनिया। सर ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है, ये भी पोल मॉलिक्यूल में ही आएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है। जेड सर आयंस नजर आ रही हैं, ये आयनिक सॉलिड है। ग्रेफाइट सर आपने ये कल पढ़ाया था, कौन सा था ये, कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड है, नेटवर्क सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड, जिसमें एक पार्टिकल दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे जुड़ा होता था। सर ये रुबीडियम मेटल है, मेटालिक सॉलिड है। आर्गन क्या है सर, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। लास्ट वाला बहुत अच्छा है, सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो है उसकी भी 3D स्ट्रक्चर होती है जैसे कि डायमंड या ग्रेफाइट की होती है, तो ये भी कोवलेंट या आप इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें भी बताना था इनमें से कौन अमरफस है या क्रिस्टलाइन है। मैंने ये भी आपको हिंट दिया था, जहां पर भी पॉलीमर या पॉली वर्ड यूज किया होगा समझ जाना वो पॉलीमर है और वो सारे अमरफस हैं। सो दिस इज अमरफस, अमरफस। फाइबर ग्लास भी एक पॉलीमर होता है, अमरफस।
टेफ्लॉन, ये भी आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसका मोनोमर कौन सा होता था, दैट इज टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है। ये नॉन स्टिक कुकवेयर की कोटिंग में भी यूज होता है, सब पढ़ा है आपने उसमें क्या नाम थे पॉलीमर चैप्टर में। ये भी अमरफस होगा। सेलोफेन भी, ये भी पॉलीमर है, ये भी अमरफस होगा। चलिए सर फिर बाकियों के बारे में बात कर लीजिए। नेप्थलीन के बारे में बात करते हैं। नेप्थलीन एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, यानी कि क्रिस्टलाइन है। बेंजोइक एसिड भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है। और कौन सा रह गया, KNO3, सर ये एक आयनिक सॉलिड है, क्रिस्टलाइन है। कौन सा रह गया, ये रह गया कॉपर, मेटालिक सॉलिड है, ये भी क्रिस्टलाइन है, ठीक है। सी का मतलब क्रिस्टलाइन। अभी नहीं पढ़ा पॉलीमर में, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। सर कितने ईयर्स तक के पीवाई क्यों करो, कम से कम मिनिमम 5 ईयर्स के तो करो, मिनिमम। डाउट चेक कर लीजिए, धृति ने बोला तो डाउट चेक करना पड़ेगा जी। सर n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टी, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की, हाँ तो वो वही तो है यार, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी पढ़ाया था ना, तो ये वही तो है, बस यहाँ पर एन टी हो जाएगा, या एन बोल लो इसे, ये एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, वही तो बोला, के की जगह लैम्डा आ गया। ये एटम्स की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पे, ये इनिशियल है ना। तो बट ये डाउट में कैसे पहुंच गया, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री का क्वेश्चन। सर आर्गन का रीजन क्या होगा, आर्गन आपको पता ही है एक अकेला एटम पड़ा हुआ है। कोई भी एटम अगर अकेला पड़ा हुआ होता है, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रखी होती है, तो वो नॉन पोलर ही होता है। बिपोलर तो तब होता है ना जब एटम बॉन्ड बनी होगी, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। यहां पर तो आपको नजर ही आ रहा है। वाटर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ठीक है। पुरानी वाली एनसीईआरटी तो नहीं देख के आगे कहीं, उसमें तो अमोनिया भी पोलर में डाल रखा है। व्हाट इज अमरफस और क्रिस्टलाइन, कल पढ़ो, कल पढ़ के आओ भाई, कल जो कराया था। 11th का स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस पढ़ना है, जेई के लिए, एडवांस के लिए पढ़ना है। सॉलिड स्टेट चैप्टर जेई मेंस में है नहीं है। इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, किनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे भाई, ये तो पूरी ना केमिस्ट्री खत्म हो गई यार। अब तुम ये कहो कि यहाँ पर आप के पे +1 कैसे लिख रहे हो, सल्फेट पे -2 कैसे लिख रहे हो, ये मेटल कैसे होता है, अब तो पूरी केमिस्ट्री खत्म हो गई यार। अब तो मैं सच में बताता हूँ, इनका आंसर भी नहीं दे सकता। एक तो होता है कि जब आप क्लास 11th में होते हैं, कोई बच्चा कहता है सर मुझे पता ही नहीं है कि टिन को मेटल बोलते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप उसको जवाब भी देंगे, समझाएंगे भी। क्लास 12th की केमिस्ट्री खत्म होने के बाद अगर आपको यही नहीं पता कि टिन मेटल था कि नॉन मेटल था कि मेटलॉइड था, फिर बड़ा मुश्किल है भाई। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज, कम कम बातें करो है ना, पढ़ने दो, पढ़ाने बड़ा बड़ा प्रेशर है राइट नाउ, जैसे तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, हमारे ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। तुम्हारा बैच मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैच है, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसका 12th का जल्दी जल्दी खत्म हो, साथ में 12th की रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि पढ़ा रखा है, बस आपको रिवाइज करके आना, ठीक है। फिर बाद में 11th की रिवीजन करें, एंड मजा आए जब 11th की सारी शिफ्ट के पेपर हो जाएं, सारी शिफ्ट के पेपर के जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लास नोट्स में ही मिलेंगे, चाहे वो अर्जुना जेई 2.0 हो, चाहे वो लक्ष्य जेई हो। उसके बाद मैं दोबारा वापस आऊंगा फर्स्ट शिफ्ट के बाद, एंड इट्स एन ओपन चैलेंज, ठीक है। मैं लास्ट ईयर भी लक्ष्य जेई में गया था, ऑर्गेनिक पढ़ाई थी, अभी भी आज जाके देख लो आप, लक्ष्य जेई में, जेई मेंस के बाद वापस गया था, 111 या 112 क्वेश्चन थे सारी शिफ्ट में आए हुए। मैंने बच्चों से लाइव डिस्कशन किया था, क्या बोलते हैं, फाइनल पेपर आने के बाद, समझ रहे हो ना, एक तो रैंडम नहीं, मेमोरी बेस्ड नहीं, जिस दिन पेपर होता है उस दिन तो मेमोरी बेस्ड होता है। क्या पता जो टीचर, मैं भी यूट्यूब पे अगर लेने जाऊंगा, क्या पता भैया ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था कि नहीं आया था, मैं बोल दूं कि आया था, मान लेते हैं ये क्वेश्चन मैं बोल दूं कि आया था, क्या पता आया था कि नहीं आया था, है ना, क्योंकि उस समय मेमोरी बेस्ड होता है। बट जब एनटीए ने अपनी फाइनल आंसर की दे दी, सारे क्वेश्चन पेपर आगे, 8 के 8 शिफ्ट्स के या 10 शिफ्ट जो भी थी, उनमें से हर एक शिफ्ट में से ऑर्गेनिक के क्वेश्चन निकाले, फिर उनको 111 112 बने थे, मेरे को याद नहीं है, अभी भी लक्ष्य जेई में जाके देख लो, वो क्लासेस में है ना, 2 क्लासेस में हमने मिलकर डिस्कस किए, बच्चों ने बोला एक एक क्वेश्चन कॉपी में से था, पढ़ाया हुआ था। मैं आपके साथ भी ऐसा ही करूंगा, ठीक है। आई रियली वॉन्ट टू डू इट, है ना। बस रिवाइज करके चले जाओ, बात सारी रिवीजन की है, ठीक है। कल मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए थे, सबसे पहले तो उसको रिवाइज करो,
है ना, बोला है मैंने 70-80% पेपर उसी में से है सारा का सारा, बाकी 20 मिनट के लिए और 20% के लिए और ज्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। सर ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, नाम ही लिखा हुआ है, जब कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीमॉर्फिज्म। एक एग्जांपल आपके सामने दे रखा है, कौन सा दे रखा है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अल्फा कैल्साइट होता है, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, हमें कुछ नहीं करना, बस पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। ठीक है, ऐसी एक और टर्म होती है जिसको बोलते हैं हम लोग आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म फिर भी पेपर में आ सकता है, ध्यान से सुनिए। जब दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं, उनका फॉर्मूला उनका फॉर्मूला टाइप सेम होगा और स्ट्रक्चर सेम होगी, फॉर्मूला टाइप सेम होगा और स्ट्रक्चर सेम होगी। जब दो और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का सिमिलर कॉम्पोजिशन होती है, सिमिलर कॉम्पोजिशन का मतलब वही है, फॉर्मूला टाइप सेम होगा और स्ट्रक्चर सेम होगी। जैसे ये देखिए NaCl एंड KCl, पहले फॉर्मूले का टाइप देखिए, क्या यहां पर एक कैटायन है, यहां पर भी एक कैटायन है, यहां पर एक एनायन है, यहां पर भी एक एनायन है, तो फॉर्मूला टाइप सेम है, या जिसे बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन सेम है। ये भी AB से मिलकर बना हुआ है, ये भी AB से मिलकर बना हुआ है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये एनायन है। चलिए कॉम्पोजिशन सेम हो गई। दूसरा, इनकी स्ट्रक्चर भी सेम होगी। कल हमने बात करी थी, ये सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर है, ग्रे वाले क्लोराइड आयन है, ग्रीन वाले सोडियम आयन है। ठीक है, ग्रे वाले क्लोराइड है, ग्रे वाले ग्रीन वाले क्या है, सोडियम है। ठीक है, KCl की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होगी, एनायन जहां पे क्लोराइड था, KCl में भी क्लोराइड वहीं पे होगा। कैटायन जहां पे सोडियम था, अब सोडियम की जगह यहां पर पोटेशियम होगा, ये ग्रीन वाली जगह पर क्या होगा, पोटेशियम होगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी ही होगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा एज वेल एज कॉम्पोजिशन भी सेम होगी। छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बी क्विक। वो सॉलिड्स जिनमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है, डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं होती। सर अगर अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या होगी, दैट इज डिफरेंट होगी, तो उनको क्या बोलते थे हम लोग, दैट इज ट्रू सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स या एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड। इन्होंने भी वही पूछा हुआ है, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कौन से होंगे, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए समझिए, आगे है क्या, टॉपिक का नाम क्या है, यूनिट सेल। सर ये यूनिट सेल होता क्या हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ रहे थे, बिल्कुल पढ़ रहे थे। क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में हमने पार्टिकल को 3D में रेगुलरली अरेंज किया था, यस रेगुलरली अरेंज किया था। रेगुलर अरेंजमेंट करने के बाद जो ये फाइनल स्ट्रक्चर आएगी, ये पूरी स्ट्रक्चर आएगी बड़ी सी, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग स्पेस लैटिस। क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। नहीं सर हमें समझ नहीं आया, तो डेली लाइफ का एग्जांपल बिल्कुल है भाई। क्या घर पे आपके पास टी शर्ट्स हैं, हाँ सर टी शर्ट्स हैं, टी शर्ट एक के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे लगाने के बाद जैसे मम्मी लगाती हैं, ये जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगी ना, फाइनल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्पेस लैटिस। ठीक है, स्पेस लैटिस तो समझ आ गया, बट आपने तो हमें यूनिट सेल बढ़ा रहे हो। ठीक है, जो इस स्पेस लैटिस का
रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट हुआ रिपीट हुआ रिपीट हुआ रिपीट हुआ रिपीट हुआ रिपीट हुआ, जिससे पूरा स्पेस लैटिस बन गया, उसको बोलेंगे हम यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट यूनिट जो होगा स्पेस लैटिस का, जो बार बार रिपीट हुआ रिपीट हुआ रिपीट हुआ, जिससे क्या बन गई है? थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गई है, जिससे स्पेस लैटिस बन गया। जैसे ये मम्मी ने टी शर्ट्स बार 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 लगा रखी हैं, और ये जो पूरा बन के आया ना, ये क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस। सर इसका यूनिट सेल क्या होगा बताओ? किसको बार बार रिपीट करने से, किसको बार बार रिपीट करने से ये स्पेस लैटिस बना है? सर टी शर्ट, या एक टी शर्ट, वन टी शर्ट, वो क्या कहलाएगी? दैट इज यूनिट सेल। अगर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसे स्पेस लैटिस मान लूं, अगर मैं इसे स्पेस लैटिस मान लूं, तो क्या आप देख रहे हैं? ये छोटे छोटे 8 क्यूब से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे 8 क्यूब से मिलकर बना हुआ है। एक क्यूब ये है, एक ये है, दो इनके पीछे, चार समझ आए? एक ये, दो इनके आगे, चार छोटे छोटे क्यूब दिखे, एक दो तीन और चार, और चार ही इनके ऊपर, हर एक के ऊपर, ठीक है। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ये पूरा क्या कहलाएगा? स्पेस लैटिस कहलाएगा। और ये जो छोटे छोटे क्यूब हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, जो बार बार क्या हुए हैं? रिपीट हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? दैट इज यूनिट सेल। क्या कहलाएंगे? दैट इज यूनिट सेल। ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? दैट इज स्पेस लैटिस, ठीक है। बट इसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा, जो बार बार रिपीट हुआ होगा, ये क्या कहलाएगा? ये इतना सा हिस्सा, ये क्या कहलाएगा? दैट इज यूनिट सेल। ये एक, फिर इसके आगे एक और, एक आगे एक पीछे एक ऊपर एक नीचे, ऐसे कर कर करके पूरा भर जाएगा। ये क्या कहलाएगा? दैट इज स्पेस लैटिस, ठीक है। सबसे छोटा क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। घर में ऑब्वियसली आप अपने घर में होंगे या लाइब्रेरी में होंगे, कहीं पे भी होंगे, आसपास चार वॉल्स होंगी, होंगी ना वॉल्स, ठीक है। वो वॉल्स को अगर मैं स्पेस लैटिस बोल दूं, वॉल्स को अगर मैं स्पेस लैटिस बोल दूं, तो बताओ यूनिट सेल क्या होगा? सर यूनिट सेल होगा ब्रिक। बार बार ब्रिक ही रिपीट हुई हुई है, जिनसे क्या बना हुआ है? दैट इज फोर वॉल्स बनी हुई हैं, ठीक है जी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल्स के। किसके बारे में बात करेंगे? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल्स। ये मैंने एक यूनिट सेल को बड़ा करके बना लिया, होता तो बहुत छोटा है, बट मैंने जानबूझ के समझाने के लिए थोड़ा बड़ा सा बना लिया है। बताइए सर करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे यूनिट सेल के? इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, इसको हाइट मान लेते हैं, ठीक है। किसी को कुछ भी मान सकते हैं अगर ये क्यूबॉइड है तो, ठीक है। ये जो दो फेसिस के बीच में एंगल होगा, जैसे लेंथ और ब्रेथ के बीच में जो एंगल है उसको हमने अल्फा बोला है, ब्रेथ और हाइट के बीच में जो एंगल है उसको हमने बीटा बोला है, और ब्रेथ और लेंथ के बीच में जो एंगल है उसको हमने गामा बोला है, ठीक है। इनको बोलते हैं हम लोग इंटरफेशियल एंगल्स। क्या? इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक। ये जो अल्फा
बीटा गामा, दो फेसिस के बीच में जो एंगल होगा। ठीक है, एक और बात करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, जिसको हमने ए बोला, कुछ भी बोल सकते हैं बेटा, ब्रेथ जिसको हमने बी बोला है, और हाइट जिसको हमने सी बोला है। ठीक है, इनको हम एज लेंथ बोलते हैं, एज लेंथ बोला है, बट इसमें से एक लेंथ है, एक ब्रेथ है, एक हाइट है। भाई जब ये क्यूब होगा तो तीनों सेम हो जाएंगे, अगर ये क्यूबॉइड होगा तो तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल के। ठीक है, तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सर ये यूनिट सेल बना कैसे है? भाई पार्टिकल्स अरेंज किए हैं। ठीक है सर, पार्टिकल्स कौन से अरेंज किए हैं? हम तो आपसे 11th से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आपने शायद दूसरी या तीसरी क्लास में ही पढ़ा दिया था पे पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ना, मेरे नाम से याद किया था, अगर आपको याद हो तो, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस। तो आपने पार्टिकल्स अरेंज किए हैं, चाहे वो एटम अरेंज किया है, मॉलिक्यूल अरेंज किया है या आयन अरेंज किया है। ठीक है सर, कहां पर अरेंज किए हैं? इस क्यूबॉइड में कहीं पे भी हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस पर पार्टिकल होंगे। हो सकता है कॉर्नर्स में हो, ये कॉर्नर्स है, हो सकता है इसके बिल्कुल मिडल में हो। ठीक है, जिसको बॉडी सेंटर बोलते हैं। हो सकता है ये जो फेस नजर आ रहा है, फेस, आपको एक फेस नजर आ रहा है, ये फेस नजर आ रहा है, फेस, इस फेस के सेंटर पे हो, कहीं पर भी हो सकता है। हो सकता है ये लेंथ है, लेंथ लेंथ इसके बिल्कुल सेंटर में हो सकता है ये जो हाइट है, हाइट इसके सेंटर में हो सकता है, ब्रेथ के सेंटर में। मैं आपको बता रहा हूं पार्टिकल कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, सर पार्टिकल की शेप क्या होगी? बेटा ये तो आप क्लास 11 से ही बढ़ते आ रहे हैं, जो भी पार्टिकल आप अरेंज करेंगे, चाहे एटम करें, ठीक है, मॉलिक्यूल पढ़ें या आयन करें, ठीक है सर, एंगल भी तो सेम होंगे, सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो तो डिपेंड कर रहा है कैसा बनाया कैसा नहीं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयन हो, उसकी शेप होगी स्फेरिकल। क्या होगी? स्फेरिकल। हम मानेंगे कि वो पार्टिकल कौन सी शेप में है? स्फेयर की शेप में है। ठीक है, स्फेयर की शेप में है। डिपेंडिंग अपॉन के पार्टिकल कहां कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, फेस सेंटर पे है, बॉडी सेंटर पे है, कहीं और है, लेंथ के मिड में है, कहां पे है, अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल हो सकते हैं सब। अच्छा पहले तो स्पेस लैटिस, वो तो समझ आ गया मेरे ख्याल से। ये पूरा का पूरा क्या था भाई? स्पेस लैटिस। और ये जो बार बार रिपीट हुआ होता है, ये जो ब्लैक से शो कर रखा है, वो क्या है? यूनिट सेल। ये पढ़ा दिया सर आपने, है ना, बस डेफिनेशन बाद में लिखी हुई है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में सबसे पहला यूनिट सेल है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। क्यूब के कहां होते हैं पार्टिकल्स? सिर्फ सॉरी, क्यूब में पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। ये रहे, यहां पे, यहां पे, यहां पे आठों कॉर्नर पे पार्टिकल होंगे और कहीं पर पार्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं हम उसे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है सर, सिंपल क्यूबिक डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या होगी? अरे भाई यार प्रिमिटिव ही है ये, यानी कि पार्टिकल्स कहां पे हैं? सिर्फ कॉर्नर पे हैं। ठीक है, यानी कि आपने स्फेयर्स रखे हैं। क्या रखे हैं? दोबारा बोलो मेरे साथ, बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। क्या रखे हैं? स्फेयर्स रखे हैं। कहां पे? कॉर्नर्स पे। ये कॉर्नर नजर आ ही रहे हैं वैसे तो, बट फिर भी मैं आपकी समझ के लिए बता देता हूं। स्फेयर, ये पार्टिकल क्या है? दैट इज स्फेयर्स हैं। कहां पे रखे हैं आपने? कॉर्नर्स पे रखे हैं। ठीक है, कॉर्नर्स पे।
8 कॉर्नर पर स्फीयर रखे हैं। एक यूनिट सेल के अंदर सोच के समझ के दिमाग लगाइए, मैथ्स का यूज करिए और बताइए, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर इस स्फीयर का कितना हिस्सा होगा? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा यूनिट सेल में? इस यूनिट सेल के अंदर स्फीयर का कितना हिस्सा होगा? स्फीयर का कितना हिस्सा होगा? रुक जाओ, मैं कुछ बना रहा हूं तुम्हारे लिए। एक, दो, एक, दो, आई। मैं आपको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखा देता हूं, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है। क्या मेरे हाथ में एक क्यूब नजर आ रहा है? क्यूब, क्या मेरे हाथ में एक क्यूब नजर आ रहा है? थोड़ा दूर कर देता हूं ताकि आप फोकस कर सकें। ये यही वाला क्यूब है। इसका एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं, सर कोई सा भी कॉर्नर पकड़ लो, और उसके ऊपर ब्लैक लगा देते हैं साइन। चल ही नहीं रहा पेन, चल लगाओगे कहां से ब्लैक? कोशिश करता हूं। शाबाश, पेन ही नहीं चल रहा है। ब्लू है, चल गया। एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट। आपने ये नजर आ रहा होगा, अब थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू कलर का निशान लगा रखा है मैंने। ये कॉर्नर, हाँ 1/8 पार्ट होगा, मैं उसको प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहां पर एक स्फीयर रख दिया, क्या वो स्फीयर इसके साथ वाले में भी होगा? है ये कॉर्नर, ये कॉर्नर इसके साथ वाले में भी है। और कहाँ रख दिया भाई मैंने? अभी अभी तो निकाले थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिस चीज को निकाला उसे, जिस चीज को निकाला उसे घुमाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ। मैंने अरे ये रे सामने पड़े हुए हैं ना, मैं कह ही रहा था। मैंने कहाँ रख दिया? सामने रख दिया था, कैमरे के पास ही, ठीक है। क्या यहाँ पे नजर आ रहा है दूसरे वाले में? यस। क्या यही वाला कॉर्नर इसके ऊपर भी नजर आ रहा है? साथ में, ऊपर नहीं साथ में, ठीक है। क्या यहाँ पे भी नजर आ रहा है? ये वाला कॉर्नर जो बिल्कुल बीच में है, जो बीच में है, क्या इन चारों क्यूब्स में नजर आ रहा है? क्या चारों में नजर आ रहा है? ऐसे ही चार क्यूब तो यहाँ पे है सेम प्लेन में, ऐसे ही चार इनके ऊपर भी होंगे क्यूब, ऐसे ही चार इनके ऊपर भी होंगे क्यूब, होंगे। तो बस फिर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? दैट इज 1/8। मुझे बताओ, यानी कि रखोगे यहां पे एक स्फीयर इस यूनिट सेल में, उसका सिर्फ 1/8 हिस्सा होगा, 1/8। बाकी कहां होगा? बाकी सारे यूनिट सेल में, टोटल 8 यूनिट सेल्स में है ना वो कॉर्नर, हर एक में 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, ठीक है। नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने? दैट इज 8। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे?
नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? 8 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा? दैट इज 1, दैट इज 1। सचिन सर ने एक्सप्लेन किया, सलीम सर ने एक्सप्लेन किया था, बहुत बढ़िया यार। वहां पे एक्सप्लेन किया होगा शायद, जो पहला या दूसरा चैप्टर नहीं है करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वाला, जिसमें वो रेसिस्टेंस वगैरह फाइंड आउट करते हैं, और ऐसे बहुत सारे वो इधर रेसिस्टेंस लगे होते हैं, इधर रेसिस्टेंस लगे होते हैं, और इधर लगे होते हैं, और फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना होता है। सही कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं? टाइम हो गया मेरे को फिजिक्स पढ़े हुए, बट इतना तो याद है मेरे को, मेरे ख्याल से। बताओ सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? इस तरह का क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व किया था अपने टाइम पे, तो तुम्हारे पास भी होगा। गॉस लॉ में, गॉस लॉ में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। हाँ वहां पे भी था, फ्लक्स वगैरह में भी होगा, बट वहां पे भी था। ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ऐसे क्यूब सा बना होता है पूरा ऊपर, और उसमें वो रेसिस्टेंस लगा रखे होते हैं अलग अलग, और फिर बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालो यहां से यहां जाने पे, सीरीज पैरेलल खेलते रहते हो तुम उसमें, है। एक में फॉर्मूला होता था वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। एक में होता था, सब में सबको ऐड कर दो सर, सबको ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 है। फिर जो रेसिस्टेंस में फॉर्मूले होते थे, कैपेसिटेंस में फॉर्मूले एग्जैक्ट उसके ऑपोजिट होते थे, है ना। ठीक है ना। भूल गए आप तो, बहुत सारी चीजें फिजिक्स की भूल गए, बट यस यस यस, है ना। सीरीज पैरेलल है। अच्छा था मैं फिजिक्स में, बट अच्छा है क्या केमिस्ट्री ही पढ़ा रहा हूँ। क्लास ट्वेल्थ में ना, क्लास ट्वेल्थ में आए थे ना, तो बड़ा जोश था शुरू शुरू में, क्लास ट्वेल्थ में बहुत जोश। ठीक है, हमारे जो स्कूल में पढ़ाते थे सर, एक फिजिक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हमारे टाइम पे ना प्रैक्टिकल का मार्क्स बड़ा पंगा होता था, आज के टाइम में नहीं है। हर किसी को 29, हर किसी को 30 ऐसे बढ़ते हैं आज की डेट में। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था यार, टीचर प्रैक्टिकल में फेल भी कर देते थे। यस, इट यूज टू हैपन एट आवर टाइम। तो प्रैक्टिकल का बड़ा पंगा होता था। मुझे था कि दोनों में ना 30 आउट ऑफ 30 लेने, फिजिक्स में भी 30 लेने हैं, केमिस्ट्री में भी 30 लेने हैं। बस आप बताओ कि मुझे क्या करना है, लीगली बताओ, टीचर बता दे कि लीगली तुम्हें बेटा ये काम करना पड़ेगा, और मैं वो काम कर दूंगा। मुझे 30 में से 30 चाहिए। मैं भैया सच सच बातें बताता हूँ, देखो मैं बिल्कुल ना, अब पता नहीं उसमें थोड़ा द्वेष भी होता है, बिकॉज सच है ना, तो शायद किसी को अच्छा भी ना लगे। मैं अपने हमारे केमिस्ट्री वाले टीचर के पास गया, मैं सर मुझे ना, और साल के शुरू में, सर मुझे ना प्रैक्टिकल में 30 में से 30 चाहिए, है ना। और बिल्कुल ऐसे झुक के बिल्कुल नमस्कार करता हुआ, ठीक है बताओ सर क्या करना है, आप पांव दबाते हुए। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, है ना, लिटरली ही टोल्ड मी एट माई फेस, कह रहे नहीं दूंगा तुझे 30। मुझे बहुत गुस्सा आया, बट क्या कर सकते हैं भाई, टीचर है, कुछ नहीं कर सकते आप। मैंने फिर भी पाँव दबाए, मैं सर बताओ तो सही यार क्या करना पड़ेगा, आप ये बताओ, ये करना है वो करना, मैं करूंगा ना, पूरा साल बचा अभी तो। ठीक है, कह रहे नहीं दूंगा तुझे 30। यार ये तो बिल्कुल ही गलत है, मतलब मुंह पे अभी साल शुरू हुआ है, बच्चे को मोटिवेट ही कर दे यार इंसान को ही नहीं किया भाई उन्होंने। यही बात मैंने अपने फिजिक्स वाले सर से जाके बोली, मैं जी 30 आउट ऑफ 30 चाहिए, बताओ क्या करूंगा। क्या रे चल क्लास में चल बताता हूँ तेरे को। मैं डर गया, मैं कहा पिटाई होगी इसी बात पे यार। ठीक है, क्लास में आए, अभी शायद अप्रैल का ही महीना था क्योंकि 12th शुरुआत ही हुई थी। तो मुझे कहते, कह रहे ये आज मेरे पास आया था, सारे बच्चों को बोलते ये आज मेरे पास आया था और मुझे कहता 30 आउट ऑफ 30 चाहिए। तो मैंने एक प्लान निकाला, प्लान क्या प्लान है,
सितंबर का एग्जाम होगा, सितंबर का। सारी क्लास कहती है यस सर। हाँ, सितंबर के एग्जाम में जो बच्चा 35 में से सिर्फ 25 मार्क्स स्कोर करेगा, 35 में से सिर्फ कितना, झूठ नहीं बोल रहा हूं कि 32 बोला था, 33 बोला था, 35 बोला था, एग्जैक्ट जो मेरे सर ने बोला था मैं वही कोट कर रहा हूं आपको, ठीक है, कि 35 में से जो 25 स्कोर करेगा ना, उसको मैं प्रैक्टिकल में 30 आउट ऑफ 30 दूंगा। सारी क्लास एक दूसरे की तरफ देख रही, सारी क्लास। सबने बोला भाई ये है चांस ना, मतलब कि सबको इक्वल चांस मिला है, गधे घोड़े को सेम इक्वल चांस, जस्ट 35 में से 25 स्कोर करो। और साथ में उन्होंने कंडीशन लगा दी कि पेपर बहुत टफ बनाऊंगा, पेपर बहुत टफ बनाऊंगा कि कोई 25 ला ही नहीं पाएगा। देयर विल नॉट बी ए सिंगल स्टूडेंट जो कि 25 ले आएगा, है ना। मैन कैन डू ट्रेमेंडस थिंग्स व्हेन इट कम्स टू ईगो, ठीक है। सर ने भी बात अपने ईगो पे ले ली थी, बच्चों ने भी बात अपने ईगो पे ले ली थी, ठीक है। मैं फिर यही ऑफर लेके किनके पास गया, केमिस्ट्री वाले सर के पास गया, ठीक है। मैंने केमिस्ट्री वाले सर से देखो सर आज आए थे, सर ने सारी क्लास को बोला, करे सारी क्लास को बोल दिया क्लास के बीच में। मैंने कहा हाँ सारी क्लास को बोला उन्होंने, 35 में से 25 ले आओ, 30 में से 30 दे दूंगा सारी। और सबने बोला अगर सब ले आए, कह रहे सबको 30 में से आउट ऑफ 30 दूंगा। वहां पर उस समय 30 आउट ऑफ 30 देना बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी। आज की डेट में तो ऐसे फ्री में नंबर मिलते हैं प्रैक्टिकल के, हमारे टाइम में ऐसा नहीं था भाई, लोग फेल कर देते थे। केमिस्ट्री वाले टीचर ने 1 साल पहले ही हमारे 2 सीनियर्स को फेल कर दिया था प्रैक्टिकल के अंदर ही। तो मुझे पता था कि भाई ये लोग सच बोलते हैं, ये फेल कह दिया कर देंगे तो कर देंगे ये फेल, ठीक है। मुझे फेल नहीं बोला था, बट ये बोला था 30 आउट ऑफ 30 नहीं देंगे। केमिस्ट्री वाले सर फिर भी नहीं माने, कह रहे नहीं दूंगा, चले जाओ, मेरे पास कोई ऐसा ऑफर नहीं है। बात ईगो पे आ गई थी भाई, पढ़ना शुरू किया। क्या पढ़ना शुरू किया, सिर्फ फिजिक्स और थोड़ी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में फ्लेवर था तो इस कारण अच्छी लगती थी। सर ने मेरी परफॉर्मेंस से खुश हो गए, फिजिक्स वाले सर ने मुझे एक किताब भी गिफ्ट करी। मैं बता भी देता हूं कौन सी गिफ्ट करी, मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। शायद आपको नाम पता हो पब्लिशर का, वो किताब मुझे गिफ्ट कर दी, ठीक है। भाई मैं पूरा सिंसियर, स्कूल में, ट्यूशन में, टेस्ट में, जो भी हो रहा, जितने क्लास टेस्ट हो रहे, बहुत बहुत सिंसियरिटी से मैंने 2-3 महीने अपनी पूरी तैयारी करी। और जो सर ने किताब दी थी ना मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स, उसको भी पढ़ता था। सर के पढ़ाने के बाद मैं किताब भी पढ़ता था, उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। सितंबर का पेपर होता है, पेपर बढ़ता है क्लास में। देखो मैं सच बोल रहा हूं तो झूठ नहीं बोलूंगा, तो कहीं ना कहीं अपनी कमियां भी बतानी पड़ेंगी। क्लास में सिर्फ एक ऐसा बच्चा था जिसके 25 से अबव थे, ओनली ए सिंगल स्टूडेंट। सर वो आप थे। मैंने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था। आई डिड नॉट स्कोर 25 आउट ऑफ 35। सर आपका कितना स्कोर था, एग्जैक्ट 24.5। कितना स्कोर था, 24.5। मैंने एक जगह पे देखा, शायद व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन था कोई, सर ने गलत किया हुआ था और रीजन लिखा हुआ था डायग्राम। मेरे को याद आया स्कूल में, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे लिए शौक ही इतना बड़ा था, ठीक है। एक ही बच्चे ने स्कोर किया था 25 आउट ऑफ 35 से ऊपर, एक ही सिंगल, बाकी सारी क्लास के सेकंड हाईएस्ट मैं था 24.5 पे, कोई 24 पे भी नहीं था, ठीक है। मैंने देखा यार क्वेश्चन गलत कर रखा यार सर ने ना, एंड मेरे को श्योरिटी नहीं थी, और पेपर दे देते थे घर के लिए, ठीक है। मैं घर गया, घर जाके मैंने देखा, ओ भाई, रात को देखा मैंने देखा भाई ये डायग्राम तो मैंने मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स से बनाया, और ये डायग्राम तो ऑब्वियसली यार सर ने किताब दी है। सर ने शायद कुछ कैलकुलेशन करने में, या सर ने कुछ सोच लिया है कुछ ऐसा, और गलत कर दिया इसका कुछ क्वेश्चन। मैं सुबह 5 बजे उठा। कितने बजे उठा, 5 बजे उठा। अपने पास एक घटिया सी साइकिल थी, उसको उठाया और सर के घर सुबह 5 बजे पहुंच गया। 5 बजे, ठीक है। बेल बजाई, सर अंदर से लुंगी पहनी हुई थी, सर ने बाहर आए आंखें मलते हुए, साथ में डोलू लेके आए, उनको लगा दूध वाला भैया आया। जब उन्होंने मुझे कहा तू क्या कर रहा है, मैं सर आपने बोला था यार कि अपना, नहीं मैंने ये नहीं बोला, हाँ मैंने ये बोला, मैंने कहा ये सर आपने ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखो गलत किया, ये डायग्राम के आपने आधा नंबर काटा, ये देखो सर मैं मॉडर्न से भी, कह रहे तो स्कूल में बात है। मैं कहा सर मेरे को रात को नींद नहीं आई यार, मेरे 30 नंबर चले गए, आप कह रहे हो ऐसी बातें कर रहे हो हैं। मैं सर ये देखो ये डायग्राम यहां से बनाया, अंधेरा थोड़ा थोड़ा छट चुका था मेरे ख्याल से उस टाइम। सर ने वहीं पे गेट पे देखा, सर ने बोला हाँ ठीक है यार तेरा डायग्राम ठीक है। मैं कह रहे चल ठीक कर देता हूँ, पेन, मैं कहा पेन मैं लेके आऊं, पेन मुझे पता था रेड पेन में लेके गया था, सही किया।
उसको 25 कर दिया 35 में से, ठीक है। कह रहे चल जा ऐश कर। मैं कहा कह रहे बट मैं एक बात पूछूं, तू सुबह सुबह क्यों आ गया, ये बात तो स्कूल में भी हो सकती थी। मैं सर मेरे को रात को नींद नहीं आई। कह रहे आधे नंबर से क्या हो जाएगा यार। मैं कहा हाँ सर शर्म करो सर थोड़ी, ऐसी बातें कैसी बातें कर रहे हो आप। सर आपने बोला था जिसके 25 आएंगे आउट ऑफ 35 उसको 30 में से 30 नंबर मिलेंगे। मुझे पता क्या थे, ठीक है, पहले तो एक थप्पड़ मारा, फिर पता क्या थे, अबे बेवकूफ तो वैसे 30 आउट ऑफ 30 देने हैं मैंने, तू क्या टेंशन ले रहा है। मैं ऐसे छाती सी चौड़ी होगी, एक तो है ना मेन के बारे में जब ईगो पे बात आ जाती है, एक तो 25 आ गए आउट ऑफ 35, ऊपर से टीचर ने बोल दिया कि हमें तुम ये कितने देने हैं 30 आउट ऑफ 30 देने ही देने थे, तू क्या इतना टेंशन ले रहा है। मैं भाई पूरा साल फिजिक्स पढ़ी बट कभी यहां पे लोड नहीं लिया। पूरा साल अब केमिस्ट्री में मेहनत करनी शुरू करी, नंबर आ रहे बढ़िया बढ़िया, सितंबर में नंबर बढ़िया आ रहे, दिसंबर में, फिर उसके बाद प्री बोर्ड 2 हुए उनमें नंबर बढ़िया आ रहे, हमेशा टीचर के जाके पांव दबा रहे, गुरुजी प्रैक्टिकल, क्योंकि मुझे पता था थ्योरी में अच्छे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल में थोड़ा सर के साथ थोड़ा था मेरा, मतलब कि आप मैं बोल नहीं सकता, थोड़ा सा वो बीच में गैप था, ठीक है। सर को बस अच्छा ही नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा था, ठीक है। उसका कारण था मैं सर के पास 11th में ट्यूशन जाता था, फ्री में पढ़ाते थे मेरे को। 12th में सर के पास मैं ट्यूशन नहीं गया था, बट चलो ये बातें कैमरे पे बोलने वाली नहीं होती, बट मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। तो सर के पास थोड़ा गैप मेंटेन हो चुका था, बट डिस्पाइट बीइंग माय बेस्ट एफर्ट्स ही नेवर 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 सेड कि मैं तेरे को 30 आउट ऑफ 30 दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल वाले दिन प्रैक्टिकल इतना जबरदस्त हुआ जिसका कोई हिसाब नहीं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स का भी अच्छा हुआ था, केमिस्ट्री का तो बहुत ही जबरदस्त हुआ था, क्योंकि मेरे को पता था 30 आउट ऑफ 30 नहीं मिलने। अब ये एक्सटर्नल जो आया यही कोई कमाल कर दे तो कर दे भाई साहब। उसने क्वेश्चन पूछे मेनली ऑर्गेनिक में से पूछे, भाई के जवाब दिए जा रहा। एक्सटर्नल हमारे टीचर को तारीफ करके गया कि ये लड़का बड़ा अच्छा है, मेरी छाती ऐसी थी चौड़ी, ठीक है। बट मुझे पता था बैक ऑफ द माइंड कि 30 आउट ऑफ 30 तो मिलने नहीं है, मिलेंगे 29, 28, 27, 26। और सर ने कभी हंस के बात भी नहीं करी थी पूरे साल में ना, वो एक्सटर्नल तारीफ करके गया, तब भी उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ ये लड़का हमारा अच्छा है। रिजल्ट आता है, रिजल्ट वाले दिन हम देखते हैं 12th का रिजल्ट आ गया अपना। उस समय सिर्फ टोटल नंबर पता चलते थे, प्रैक्टिकल के नंबर पता नहीं चलते थे। वो जब क्या बोलते हैं स्कूल में मार्कशीट आ जाती तब पता चलते थे। स्कूल में मार्कशीट आई 10-15 दिन बाद, रिजल्ट देखा मैंने, ठीक है। गेस व्हाट, मुझे केमिस्ट्री में कितने नंबर मिले हैं प्रैक्टिकल में, गेस करो। मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता था हमारे टाइम पे। गेस करो मेरे केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, गेस करो। बोर्ड सीबीएसई था यार। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में कितने नंबर है मेरे, आंसर है 30। यस, जो साल पूरा टीचर बोलते रहे कि मैं तुझे 30 आउट ऑफ 30 नहीं दूंगा। आई गॉट 30 आउट ऑफ 30। नाउ टेक अ वाइल्ड गेस एंड गेस मेरे फिजिक्स में कितने नंबर हैं प्रैक्टिकल में, गेस करो मेरे फिजिक्स में प्रैक्टिकल में कितने नंबर है, फिजिक्स में प्रैक्टिकल में कितने नंबर है। कभी कभी सच जो होता है ना वो बहुत अद्भुत होता है। मेरे फिजिक्स में प्रैक्टिकल में 29 मार्क्स है। भाई मैं मार्कशीट लेके ना प्रिंसिपल के सर के रूम से सीधा अपने फिजिक्स वाले सर के पास गया। मैं यार ये आपने सर क्या कर दिया यार, मैं आपने बोला था 30 आउट ऑफ 30 देंगे, टोटल नंबर देखे, कह रहे बढ़िया तो है यार नंबर। मैं कहा बट आपने बोला था यार कि 25 लेके आओ यार 35 में। मैं 3 महीने ढंग से सोया नहीं यार कि मेरे 25 आने चाहिए यार 35 में से। मैं रात सुबह आपके 5 बजे घर पे आया था, आपको याद नहीं है कि वो साइकिल पे, ठीक है। हाँ याद आया। मैं वो नंबर बढ़वा के गया था, मैं आधा नंबर डायग्राम का गलत था यार। तेरे भी एक टोटल नंबर तो बढ़िया नहीं तेरे बढ़िया। मैं वो तो थ्योरी के कारण है ना, एक नंबर तो कटा है ना। तो यार तो इतनी टेंशन मत दिया कर। मैंने उन्हें बताया, मैं वो केमिस्ट्री वाले सर वो देखो उन्होंने पूरा साल बोला था नहीं देंगे 30 आउट ऑफ 30, उन्होंने 30 दिए। कहते उधर भी टोटल में नंबर बढ़िया, इतना ना टेंशन लिया कर, ये बता पार्टी कब देगा। मैं कहा ये यार देख रहे हो विश्वास उठ गया उस दिन ना, ठीक है। इतनी मेहनत करी फिजिक्स में और इतनी ही केमिस्ट्री में करी। जिस टीचर ने बोला था भैया नहीं दूंगा उसने दे दिए, जिसने बोला था दे दूंगा उसने नहीं दिए।
आज मैं आजकल स्टोरी सुना रहा हूँ, उस दिन बहुत गुस्सा आया था यार, इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा कैसे कर सकता है कोई टीचर ना। परसेंटेज बहुत अच्छी है, परसेंटेज मत पूछा करो यार। फिजिक्स तुम्हें प्रैक्टिकल का नंबर बता दिया, नहीं बता दिया, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में पूछोगे तुम बाकी सब्जेक्ट के मार्क्स भी। फिजिक्स केमिस्ट्री के पूछ लो, बहुत बढ़िया है ना। मैथ्स में भी ठीक ठाक नंबर आए थे, बट बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री जितने अच्छे नहीं है। सबसे वाहियात नंबर किसमें थे? सबसे वाहियात नंबर थे आई थिंक इंग्लिश में। इंग्लिश में थे शायद, इंग्लिश में, ठीक है। ट्वेल्थ की परसेंटेज पर ठीक ठाक ही है यार, झूठ में बोलता नहीं, इस कारण सच में बता नहीं सकता। पर ठीक ठाक है, परसेंटेज अच्छी है। इंग्लिश नहीं खराब करी थी परसेंटेज, और थोड़ा बहुत मैथ ने भी। फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे आ गए थे नंबर। बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स की। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होंगे जिनमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे भी होंगे और साथ में कहीं और भी होंगे। कॉर्नर पे भी होंगे और कहीं और भी होंगे। टाइप्स में ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल टाइप्स, पहला है फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम लोग FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। IT+ है यार। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। सर कॉर्नर तो हमें समझ आ गया, सर ये फेस का सेंटर क्या होता है? फेस का सेंटर, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक फेस है और ये रहा उसका सेंटर, ये रहा उसका सेंटर। सर इसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल विजुअलाइज कर सकते हैं। आप किसी रूम में बैठे होंगे, है ना, वो रूम की शेप या तो क्यूब होगी या क्यूबॉइड होगी, बिल्कुल। चारों दीवारें देखो अपने आसपास की, चारों दीवारें देख ली, और हर एक दीवार का जो सेंटर है वो फेस का सेंटर है, ठीक है। छत देखो, छत, छत वो भी एक फेस है, उसका जो सेंटर है जहां पे जनरली पंखा लगा होता है ना, हाँ, वो भी एक फेस सेंटर है। जमीन देखो, फर्श, फर्श देखो, फर्श पूरा नीचे का जो फर्श है वो भी एक फेस है, उसका भी एक सेंटर देखो, वो क्या कहलाएगा? फेस सेंटर। फिर किसी भी फेस का सेंटर निकालते कैसे हैं? इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाइए, मिला दिया, लाइन बनेगी एक, यस। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दिए, कोई लाइन बनेगी, यस। जहां पे वो लाइन कटेगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां पे कटेंगी, वो क्या कहलाएगा? दैट इज फेस सेंटर, ठीक है सर। सिर्फ फेस सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल रखेंगे, क्या करेंगे? फेस सेंटर पर अगर कोई पार्टिकल रखेंगे तो वो कितने यूनिट सेल में शेयर्ड होगा? एक इसमें और एक इससे आगे वाले में। अगर यहां पे रखा है तो ये स्फीयर कहां कहां पे होगा? एक तो इसमें होगा और एक आगे वाले में होगा। अच्छा, इस पे रखा है तो इस पे, अगर इसके फेस के सेंटर पे रखा है तो कहां होगा? एक इस यूनिट सेल में, एक ऊपर वाले में। इसके फेस के सेंटर पे रखा है, ये राइट वाले के फेस के सेंटर पे, वो कहां होगा? इस यूनिट सेल में और इसके राइट वाले यूनिट सेल में। यहां रखा है, यहां, यहां लेफ्ट में। अगर लेफ्ट में रखा, लेफ्ट में रखा तो कहां कहां पे होगा ये वाला स्फीयर शेयर्ड? एक इसमें और एक इसके लेफ्ट वाले में। नीचे वाले में रखा है तो एक यहां पे और एक नीचे वाले में। क्या आपको समझ आ गया? अगर फेस के सेंटर पे कोई पार्टिकल रखा है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, हाफ होगा, हाफ। कितना होगा? 1/2 होगा। सर लिख दिया आपने, लिख दिया। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ हो गया, प्रूफ भी कर दिया। फेस सेंटर कितने होंगे? 6, 4 दीवारें, एक छत और एक फर्श। अब बताओ यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितने होंगे? एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होंगे? इनको Z से बोला जाता है।
इस यहां पर भी लिख लेना जेड, जेड से बोला जाता है। बताओ पार्टिकल है कहां कहां पे सर? एक तो कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। ये रहा कॉर्नर, ये रहा फेस सेंटर। 8 कॉर्नर है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8। 6 फेस सेंटर है, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ। सर यहां पर 3 आएगा, यहां पर 1 आएगा। 1 + 3 कितना आएगा? दैट इज 4 आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, कॉर्नर पे भी है पार्टिकल और फेस सेंटर पे भी है। कॉर्नर वाले ये लाइट से शो कर रखे हैं, डार्क वाले फेस सेंटर है। ये नीचे वाला फेस सेंटर है, ये राइट वाला फेस सेंटर है, ये ऊपर वाला फेस सेंटर है, ये लेफ्ट वाला फेस सेंटर है, ये आगे वाला फेस सेंटर है, ये पीछे वाला फेस सेंटर है। नेक्स्ट, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट फॉर्म में इसको बीसीसी यूनिट सेल भी बोलते हैं। यहां पर पार्टिकल्स कहां कहां पे होते हैं? एक तो कॉर्नर पे और एक बॉडी सेंटर पे। कॉर्नर तो देखो सबको समझ आ गया। फिर बॉडी का सेंटर कैसे निकालेंगे? बॉडी का सेंटर कैसे निकालेंगे? वो ये था, देखो इस पॉइंट को इससे मिलाओ, मिला दिया सर। इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। एक कॉर्नर ऊपर वाले को नीचे वाले दूसरे कॉर्नर से मिलाइए, ऑपोजिट के नीचे वाले, ये देखो ऑपोजिट के नीचे वाले से मिला लो। सिमिलरली यहां पर इस कॉर्नर का ऑपोजिट ये है, उसके नीचे वाले से मिलाइए, इसको नीचे वाले से मिला दिया सर, मिला दिया। जहां पर दो बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पर दो बॉडी डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर पे अगर आपने कोई पार्टिकल रखा हुआ है, बॉडी सेंटर पे अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, क्या उसका कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा? बिल्कुल, क्योंकि वो पूरा यूनिट सेल के अंदर है, किसी से शेयर्ड नहीं है, नहीं है, किसी से शेयर्ड नहीं है। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और बॉडी सेंटर भी कितने होते हैं? एक ही होता है, एक ही होता है, जहां पर ये सारे बॉडी डायगोनल मिलेंगे। प्लीज रिप्लाई इट्स लाइव सेशन। नहीं, ये रिकॉर्डेड है बेटा, रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड में आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं मैं। शक्तियां देख रहे हो मेरी? तो आपको तो सब पता चल रहा होगा। हाँ तो बेटा मुझे तो तेरा रिजल्ट भी पता है, फिर बता दो बेटा, तुझे बुरा लग जाएगा फिर मैं बता दूंगा तो। ठीक है, जेई मेंस हो जेई एडवांस का, 12th में हर किसी के नंबर आ जाते हैं भैया, 12th में हर किसी के नंबर आ जाते हैं। ठीक है, 8 × 1/8, ये कॉर्नर्स के कारण। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1। कितने बॉडी सेंटर है? 1। सर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, कितना आ गया? दैट इज 2, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या नाम है? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये कौन सा यूनिट सेल होता है? जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे होते हैं और सिर्फ 2 फेस सेंटर पे होते हैं जो ऑपोजिट हो। 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे हैं। अब वो 2 ऑपोजिट फेस सेंटर कोई से भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे वाला फेस सेंटर, या राइट लेफ्ट वाला फेस सेंटर, या पीछे और आगे वाला फेस सेंटर। पार्टिकल कहां पे होंगे? कॉर्नर्स पे। एंड एट एनी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर, कोई भी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर पे। z किसके बराबर होगा? ये तो कॉर्नर का 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। कितने फेस सेंटर पे हैं? सिर्फ 2 पे हैं। टोटल फेस सेंटर होते कितने हैं? 6, बट सिर्फ 2 फेस सेंटर पे पार्टिकल है, बाकी 4 पे पार्टिकल नहीं है, उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। हाँ, नेट 2 पार्टिकल्स हो जाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप। ये 1 और ये भी 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। z वही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। देखो ये 3 तो रियल यूनिट सेल है नॉन प्रिमिटिव में।
नॉन प्रिमिटिव में ये रियल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऐसा होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ऐसा होता है, एंड सेंटर्ड ऐसा होता है, ठीक है। ये मैंने एक और लिखा है, दैट इज एज सेंटर्ड। ये अपनी मन मर्जी से बनाया गया यूनिट सेल है, ये नॉन प्रिमिटिव में है बट अपनी मन मर्जी से बनाया गया है ना। अब मन मर्जी से तो कोई से भी बना सकते हो, आप पार्टिकल कॉर्नर पे भी रख दो, एज पे भी रख दो, बॉडी सेंटर पे भी रख दो, फेस सेंटर पे भी रख दो, वो तो अपनी मन मर्जी से तो किसी भी तरह के बना सकते हो। तो ये मन मर्जी का यूनिट सेंटर है, ये नॉन प्रिमिटिव में काउंट नहीं होगा। अगर आपसे पेपर में आ गया कि नॉन प्रिमिटिव बताओ कितने प्रकार के होते हैं, तो आप 3 ही लिखोगे, एक बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक एंड सेंटर्ड। आप एज सेंटर्ड को काउंट नहीं करोगे, ठीक है। चलो ये बताइए कि एज सेंटर्ड होता क्या है। यहां पर पार्टिकल्स कॉर्नर पे होंगे एंड एट एज सेंटर पे होंगे। सर एज सेंटर क्या होता है, एज क्या होता है, एज वही लेंथ ब्रेथ या हाइट, उसको एज ही बोलेंगे। तीनों सेम होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक क्यूब है, क्योंकि ये एक क्यूब है। ये देखो, ये लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। नहीं नहीं सर ये तो क्यूबॉइड बना रखा है। अरे भैया बनाने दो क्यूबॉइड, वो समझाने के लिए बना रखा है ये क्यूब ही। लेंथ भी एक एज है, ब्रेथ भी एक एज है और हाइट भी एक एज है। उसके सेंटर पे पार्टिकल रखा हुआ, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो है ही। ऐसे कितने एज है, 12। तो एज सेंटर भी कितने होंगे, 12 होंगे। मैंने 12 के ऊपर आपको टिक भी लगा के दे दिया है, ठीक है। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/4। कितना होता है, दैट इज 1/4। आप कोई सा भी इसका एज पकड़ लीजिए, मान लीजिए ये वाला एज है, ठीक है। ये कितने में होगा शेयर्ड, एक तो इस क्यूब में है ना, बीच वाला एज दोनों में है, एक इसके ऊपर होगा और एक इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके ऊपर होगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हो जाएगा दैट इज 1/4। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। ये देखो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक को पहले इसको बना लेता हूं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का रिप्रेजेंटेशन भेजता हूं, अभी रुक जाओ। पार्टिकल्स कहां पे होंगे, कॉर्नर और बॉडी सेंटर, एच सेंटर पे। तो z कितना हो जाएगा, कॉर्नर के कारण 1/8 इंटू 8। एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4, क्योंकि एज सेंटर में जो पार्टिकल रखोगे वो 4 यूनिट सेल्स में शेयर्ड होगा। और एज सेंटर है कितने, 12। ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, 1 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल देखो जरा, ठीक है। स्टूडेंट्स को भी सेंड कर दिया मैंने। प्ले कैसे करना है इसको, कैसे होगा प्ले में, ऐसे ही है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। इमेजिन करने के लिए बता रखा है। ये रहे जो येलो वाले हैं, ये कॉर्नर्स हैं 8, देखो 4 ऊपर नजर आ रहे हैं, 4 नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये कॉर्नर हो गए। और बीच में जो वो रेड वाला नजर आ रहा है ना, रेड वाला, वो क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। वो पूरा जो रेड वाला है वो बिल्कुल अंदर है यूनिट सेल के, इस कारण उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 1 होगा। ये जो स्फेयर है इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा, देखो इस स्फेयर का सिर्फ 1/8 हिस्सा यहाँ पे है, बाकी अलग अलग यूनिट सेल्स में है, बाकी अलग अलग यूनिट सेल्स में, ठीक है। वाई द वैल्यू ऑफ z इज 2 इन BCC, वही प्रूव कर रखा है यहाँ पे। अभी अभी जो डायग्राम शो करी थी, कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितने कॉर्नर्स हैं 8, 1/8 इंटू 8 1 हो गया। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, कितने बॉडी सेंटर हैं 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। आइए आसान आसान से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, तो फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला एक यूनिट सेल के अंदर कितने ए होंगे, कितने बी होंगे, बताओ भाई। ए कॉर्नर पे है, कितने कॉर्नर पे होगा, 8 कॉर्नर्स पे, हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8,
तो ए कितने हो जाएंगे, ए कितने हो जाएंगे, ए कितने कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे, हर एक का कंट्रीब्यूशन 1/8। बी कहां पे है, फेस सेंटर पे, ठीक है, फेस सेंटर क्यूबिक नहीं, फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे, सिर्फ फेस सेंटर पे, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2। कितने फेस सेंटर होते हैं, 6, तो बी के 3 एटम होंगे यूनिट सेल में, ए के 1 होगा, फॉर्मूला आ जाएगा A1B3, A1B3। आपने सॉलिड स्टेट के PYQs नहीं कराए है ना, जेई एडवांस वाले कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी तो शुरू हुआ, बड़ी मुश्किल से, दूसरी तो क्लास है यार। पार्टिकल्स कॉर्नर पे हैं, फेस सेंटर पे हैं, बॉडी सेंटर पे भी है, अच्छा तब जेड निकालो। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितने कॉर्नर होते हैं, 8। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, कितने फेस सेंटर होते हैं, 6। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1, वो कितने बॉडी सेंटर होते हैं, 1, ये 3, ये 1, 1 + 3 + 1 कम्स आउट टू बी 5, कम्स आउट टू बी 5, ठीक है। तन्मय उसमें प्रैक्टिस कर, खासकर PYQ की, सही हो जाएगा चैप्टर, टेंशन ना ले। ए कॉर्नर पे है और बी ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे है, ए कॉर्नर पे है और बी ऑल्टरनेट फेस सेंटर पर है। बताइए फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बच्चे गलती करेंगे पक्का। देखो नंबर ऑफ ए में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, कॉर्नर पे है 1/8 × 8, 1 आ जाएगा। बी ऑल्टरनेट फेस सेंटर पे है, ऑल्टरनेट का पहले मतलब समझो, बच्चे इसका आंसर पता क्या देंगे, A1 और B3/2 या A2B3 है ना, या AB2 टाइप आंसर देंगे, रियलिटी में ये इसका आंसर है नहीं। ध्यान से सुनो, ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, जिस फेस सेंटर पे पार्टिकल है उसके साथ वाले फेस सेंटर पे पार्टिकल नहीं है। ऑल्टरनेट का मतलब यही होता है ना, जिस फेस सेंटर पे पार्टिकल है उसके साथ वाला फेस सेंटर पे पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखो, आप अपने घर में जहां पे भी जिस रूम में है, एक दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये दीवार है, इस दीवार, ये जो एक फेस है, इसके सेंटर पे पार्टिकल है, ठीक है। तो किस फेस सेंटर पे पार्टिकल नहीं है, जो इससे जुड़े हुआ फेस है, जो इससे जुड़ा हुआ फेस है, बताओ इससे जुड़ा हुआ फेस कौन सा है, सर छत, वो इस दीवार से जुड़ी हुई है, तो छत पे नहीं है। सर ये लेफ्ट हैंड साइड वाली दीवार, ये भी इस दीवार के साथ जुड़ी हुई है, सर इस पे भी नहीं होगा। ये राइट हैंड साइड वाली दीवार, ये भी इस दीवार के बिल्कुल साथ में है, इस पे भी नहीं है। सर फर्श, फर्श वो भी इस दीवार के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, इस पे भी नहीं है। कहां कहां पार्टिकल नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, ठीक है। चारों पे नहीं है, ठीक है, इन चारों पे नहीं है, ना लेफ्ट वाली दीवार पे, ना छत पे, ना ये राइट वाली दीवार पे, और ना ही नीचे, ये राइट था ये लेफ्ट था, ठीक है। कहां कहां पे होगा, एक तो सामने होगा और एक इधर होगा पीछे वाली पे, एक इधर एक इधर। क्या समझ आ गया कि फेस सेंटर मैंने सिर्फ 2 ही क्यों रखे, 2 ही क्यों रखे भाई, जिस पे है उसके साथ वाले पे नहीं है। हाँ, अब कितने हो गए, ए कितने हो गए 1, बी भी कितने हो गए 1, चलिए ये करिए, करिए करिए। जब भी फॉर्मूला लिखना है तो वो इंटीजर में होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा, याद रखिएगा इस बात को भी। अगर ए कॉर्नर पे है बट मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर, अच्छा ए का कॉर्नर पे है तो कंट्रीब्यूशन 1/8, बट मिसिंग फ्रॉम 1 कॉर्नर, एक कॉर्नर पर नहीं है,
8 कॉर्नर्स होते हैं, एक कॉर्नर पर नहीं है, तो कितने कॉर्नर पे है? 7 पे। तो ए हो जाएगा 7/8। ए क्या हो जाएगा? ए क्या हो जाएगा? 7/8। बट बी फेस सेंटर पे है, बी फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। कितने फेस सेंटर होते हैं? 6, सर ये 3 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए 7/8, बी 3। सर कभी भी ऐसा फॉर्मूला होता ही नहीं, नंबर ऑफ आइटम 7/8 हो ही नहीं सकते, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बताओ इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको हटाना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो सेम नंबर से, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से 8 कैंसल आउट, ए 7 हो जाएगा, बी 24 हो जाएगा। ए 7 हो जाएगा, बी 24 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं? सर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की डेफिनेशन यही होती है कि पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, है ना। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ए ओ, पोल में आया नहीं, शायद कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। लैटिस पॉइंट का मतलब है जहां पर पार्टिकल्स होते हैं, लैटिस पॉइंट का मतलब है जहां पर पार्टिकल्स होते हैं। ये करिए, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट कौन से होते हैं? लैटिस पॉइंट वो होते हैं जहां पर पार्टिकल्स होते हैं। बॉडी सेंटर में कहां होते हैं? कॉर्नर पे, और बॉडी सेंटर पे, कॉर्नर पे और सेंटर पे, ये लिखा हुआ है कॉर्नर पे और सेंटर पे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ 43% बच्चों का सही है। अबे सिर्फ कॉर्नर पे लगा दिया तुमने, बॉडी सेंटर में भी 27%। भाई चलिए एक बार और मौका दे देते हैं। फेस सेंटर्ड पे बताओ लैटिस पॉइंट कहां पे होते हैं? लैटिस पॉइंट मतलब पार्टिकल कहां पे होते हैं? दैट इज कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। एक जना कह रहा है 3D लाइब्रेरी का एक्सेस दे दो। अभी देता हूं, अभी दे रहा हूं मैं, दे दूं। मेरे पास सब्सक्रिप्शन कैंसिल का एक्सेस है, ब्लॉक करने का एक्सेस है, 3D लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं है मेरे पास अभी ना। ठीक है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बताइए। एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं? सिंपल क्यूब में एक होता है, फेस सेंटर में 4 होते हैं, बॉडी सेंटर में 2 होते हैं। 1, 4 एंड 2, यही है, 1, 4 एंड 2। ये तो हो गया ना। अच्छा, फाइंड लैटिस पॉइंट्स है।
लैटिस पॉइंट कौन होते हैं वो नहीं पूछा, कितने लैटिस पॉइंट होते हैं। अरे वाह, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई लैटिस पॉइंट कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं? कितने होते हैं सर? 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होता है सिंपल क्यूबिक, तो 8 हो गए। एफसीसी में 8 कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, 6 फेस सेंटर पे होते हैं, तो 8 + 6 14 लैटिस पॉइंट्स हो गए। लैटिस पॉइंट वो है जिस पार्टी जहां पर पार्टिकल प्रेजेंट है, चाहे उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, 1/2 है, 1/6 है, कुछ भी मैटर नहीं करता। 8 कॉर्नर पे होता है और एक बॉडी सेंटर पे होता है। 9 है, 9 है, 9। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एंड सेंटर्ड में? एंड सेंटर्ड में कितने होंगे सर? एंड सेंटर्ड में 2 होंगे, 1/8 × 8 + ½ × 2, 2 होंगे। तीन एलिमेंट हैं ए, बी और सी एक लैटिस में। अच्छा, ए कॉर्नर पे है तो A1 हो गया, बी क्यूब के सेंटर पे है यानी कि ये भी बॉडी सेंटर पे है, ये भी 1 हो गया, और सी एटम एज पे है तो सी कितना होगा? 1/4 × 12, 3 हो गया। फाइंड द फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ABC3 हो गया। क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में बहुत कम। कॉर्नर वाला भी यही हो गया, 1/8 × 8। बॉडी सेंटर वाला तो पता ही है 1 × 1 होता है। ABC3 जो एज पे होगा, चाहे एज पे कहीं पे भी हो, सेंटर में हो, सेंटर से थोड़ा हिला हुआ हो, कंट्रीब्यूशन तो एज का 1/4 ही होता है ना। नेक्स्ट करो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होता है फेस पे, उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? जो एटम फेस पे होता है उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? उसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? यार पी वाई, अबे ये पी वाई क्यों ही है यार? ये देख, जैसे ये क्वेश्चन है ना, मेरे ख्याल से पता नहीं कहां में क्या क्वेश्चन, मैंने अभी अभी एक लिया है, बताया क्वेश्चन ये जो एडवांस में, या तो सेम क्वेश्चन आया हुआ है या सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को याद नहीं आ रहा। कुछ गड़बड़ कर दिया डायग्राम बनाने में। ये है बी, अच्छा ठीक है, हाँ सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है जेई एडवांस में। तो ये मत सोचो यार कि कितना कंट्रीब्यूशन होता है सर, हाफ पार्ट होता है, हाफ पार्ट डी होता है ना। नाम नहीं लिखा हुआ ऊपर तो ऐसा ये नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं है। एक कंपाउंड एक्स और वाई से मिलकर बनता है, एक्स कॉर्नर पे है, वाई सेंटर पे है, तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स वाई, यही होगा। एक्स 1/8 × 8 और वाई है दैट इज 1 × 1, एक्स भी 1, वाई भी 1। सिमिलर क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ, इससे आसान था वो क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आया था। यूनिट सेल स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, दे रखा है, आपसे फॉर्मूला पूछा हुआ है। पहले बताओ ए कहां पे है? सर ए को हॉलो स्फीयर से डिनोट किया गया है सर, वो कॉर्नर पे है, आठों कॉर्नर पे है, आठों कॉर्नर पे है, तो ए कितना हो जाएगा? 1/8 × 8। बी को हार्ड स्फीयर से डिनोट किया गया है, ये कहां कहां पे है? कहां कहां पे है? एक एच सेंटर पे, 2 एच सेंटर पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे। वैसे तो टोटल 12 एजेस होते हैं, तो 12 एज सेंटर होंगे, बट पार्टिकल कितने पे है? सिर्फ 8 पे है, देखो है ना। जो हार्ड स्फीयर है जो, वो सिर्फ 8 पे दे रखा है, तो 1/4 × 8। सी जो कि एक स्क्वायर टाइप है, ठीक है, ये कहां पे है? ये 4 फेस पे है और एक बॉडी सेंटर पे है। 4 फेस पे है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ, कितने फेस सेंटर पे है? 4 फेस सेंटर पे है, एक राइट वाले पे, एक लेफ्ट वाले पे, एक ऊपर वाले पे, एक नीचे वाले पे, और एक बिल्कुल बीच में है, दैट इज बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे।
सर ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। A1 B2 C3, यही है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनिए समझिए। क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं? डिपेंडिंग अपॉन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन लेंथ, ब्रेथ, हाइट एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं। 7 क्रिस्टल सिस्टम। किसी में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों की सेम होगी और अल्फा बीटा गामा 90 होगा। किसी में होगा लेंथ ब्रेथ हाइट सेम नहीं है, तीनों ही सेम नहीं है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट तीनों का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। किसी में क्या होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तो इक्वल है बट एंगल तीनों के 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ऐसे परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा के टोटल सिर्फ 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम ही एग्जिस्ट करते हैं। सर 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं बट वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो एग्जिस्ट करते हैं हम तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ के नाम दिए हुए हैं, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, है ना। डिपेंड, ये देखो ये सिंपल कैसे बना हुआ है, ध्यान से देखना सिंपल कैसे बना हुआ है। दैट इज जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी सेम है और एंगल भी अल्फा भी, बीटा भी, गामा भी, तीनों क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है क्यूबिक, जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी सेम है, एंगल भी तीनों 90 डिग्री है। ये कौन बना सकता है? ये बना सकता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये एंड सेंटर्ड नहीं बना सकता, नहीं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा एंड सेंटर्ड। ठीक है, टेट्रागोनल, जब लेंथ ब्रेथ तो सेम है बट हाइट एक दूसरे इनके सेम नहीं है बट एंगल तीनों का 90 डिग्री है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा, अच्छा ये कौन बना सकता है? ट्राई टेट्रागोनल, सिर्फ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल। ये फेस सेंटर्ड नहीं बना सकता, एंड सेंटर्ड नहीं बना सकता, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक, जब लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं है बट एंगल सारे ही 90 डिग्री है। ये कौन कौन बना सकता है? चारों बना सकते हैं नेचर में, बी, बॉडी सेंटर्ड भी, सिंपल भी, एंड सेंटर्ड भी और फेस सेंटर्ड भी। सिमिलरली आगे भी दे रखे हैं ये मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, आपको इनके नाम पता होने चाहिए, यस। आपको इनकी एज लेंथ क्या है वो पता होनी चाहिए, यस। क्या इनके एंगल पता होने चाहिए, यस। और ये किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ब्रेवियस लैटिस। टोटल काउंट करके देखना 14 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। टोटल ब्रेवियस लैटिस कितने हो सकते हैं? 14 हो सकते हैं। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हो सकते हैं? 7 हो सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, फेस सेंटर्ड हो सकता है, एंड सेंटर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल तो चलो धीरे धीरे भी कर लेना बट ये जरूर पता होना चाहिए, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उनकी एज लेंथ क्या होगी, उनका बॉन्ड एंगल क्या होगा और उनका नाम क्या होगा। इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। कैसे करेंगे, क्योंकि याद तो करना ही पड़ेगा भाई ऑन द एंड ऑफ द डे इसको। ठीक है, दैट इज क्यूबिक को ऐसे याद किया हुआ हमने, कोई तो ऑफिस में होगी तेरी रैम्बो, है ना। रैम्बो उस लड़के का नाम है। 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल। दैट इज क्यूबिक। टेट्रागोनल, जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों का कोई मतलब नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, क्यूबिक, टेट्रागोनल लिया ना, हाँ टेट्रागोनल लिया। ठीक है,
ट्राइक्लिनिक, और रोम्बोहेड्रल। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया नाम। क्यूपिड, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। हाँ तेरी होगी, है ना, मेरे को लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ करी है मैंने। लग ही रहा था कुछ गड़बड़ करा। पहले ट्राइक्लिनिक आना है, फिर हेक्सागोनल आना है। सर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? उससे फर्क पड़ जाएगा ना, क्योंकि अभी एज लेंथ वगैरह सिखानी है, अभी एज लेंथ सिखानी है, अभी बॉन्ड एंगल सिखाने हैं। एज लेंथ देखो कैसे याद करनी है आपको, पहले ये लाइन याद कर लेनी है, फिर एज लेंथ कैसे याद करनी है। पहला और लास्ट सेम होगा, इसकी एज लेंथ और इसकी एज लेंथ सेम होगी, और वो पता कितनी है? वो है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, सिमिलरली सेकंड और सेकंड लास्ट सेम होगा, और वो पता कितनी है? a इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। कौन कौन है? सेकंड, सेकंड है ऑर्थोरोम्बिक, और सेकंड लास्ट कौन सा है? दैट इज हेक्सागोनल। ठीक है, और बाकी कितने बच गए? सर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ बच गया, क्योंकि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिफ्थ हो गया, सॉरी सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया, ये बच गया थर्ड। थर्ड ये था बेटा सेकंड। कौन कौन बच गया? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये सेकंड था, ये सेकंड था, सेकंड और सेकंड लास्ट की सेम थी। ठीक है, ये बच गए, ये और ये। इनमें क्या करेंगे? थर्ड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में सेम होगी, और पता वो कितनी होगी? a इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, एज लेंथ भी हो जाएंगे। सर उसके बाद एंगल कैसे याद करेंगे? एंगल फर्स्ट थ्री सेम होंगे, चेक करके देखना जरा, यही है अल्फा इज अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखना यही है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब देखना जरा जो फिफ्थ होगा, हाँ फिफ्थ एग्जैक्ट ऑपोजिट फर्स्ट थ्री का। यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, ये अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। यहां पर आपने एज लेंथ कितनों की याद करी है? सिर्फ 3 की याद करी है, 7 की हो गई है। यहां पर एज लेंथ अभी कितनों की याद करी है? सिर्फ 2 की याद करी है, 4 की याद हो गई अपने आप ही। ठीक है, और देखिए बच गया है, दैट इज एक तो फोर्थ, एक सिक्स्थ और एक सेवंथ। फोर्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। पहले सेवंथ के बारे में बात करते हैं। सारे एंगल सेम होंगे बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स वाला ही चल रहा है सेवंथ वाले में, ऑल एंगल सेम बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप ऐसा भी कह सकते हैं ये कुछ कुछ फर्स्ट थ्री जैसा है, क्योंकि फर्स्ट थ्री में ये तीनों तो है ही ना, ये नहीं है चाहे। ठीक है, बच गया फिफ्थ, नहीं फिफ्थ नहीं बच गया, फोर्थ बच गया बेटा। फिफ्थ तो एग्जैक्ट ऑपोजिट था, फोर्थ बच गया एंड सिक्स्थ बच गया। इन दोनों में दो एंगल सेम होंगे, फोर्थ और सिक्स्थ में दो एंगल सेम होंगे। फोर्थ में अल्फा गामा 90 है, सिक्स्थ में अल्फा बीटा 90 है। अल्फा गामा 90 है, इसमें
अल्फा बीटा 90 है, जिसमें हेक्सागोनल लिखा हुआ है, ये देखो जिसमें हेक्सागोनल लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें एक एंगल 120 आएगा और दूसरे वाले में 90 के इक्वल नहीं आएगा, 90 के इक्वल नहीं आएगा, और इसमें एक एंगल 120 आएगा। लिख लीजिए इसको, 5 मिनट का काम है, अगर इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे क्रिस्टल सिस्टम काम आएगा। नहीं तो मैं टेबल भी छोड़ के जा सकता था और कह सकता था खुद ही कर लेना कि ब्रेवियस लैटिस कैसे करने हैं। मैंने कैसे किया हुआ है मैं बता देता हूं, मैंने ऐसे किया हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, अगले वाले में -F कर दो, अगले वाले में +EF कर दो, अगले वाले में -BF कर दो, फिर S और S। तो समझ नहीं आया, ये देखो पहले वाले का मतलब समझो, पहले वाला जो क्यूबिक था उसमें होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। सर उससे अगले वाले में क्या होगा, टेट्रागोनल वाले में, इसमें से F माइनस कर दो, F माइनस कर दो, क्या बच जाएगा, सिर्फ BS बच जाएगा, यानी कि बॉडी सेंटर्ड होगा और सिंपल होगा। इससे अगले वाले में BS तो है ही, उसमें E और F और ऐड कर दो, यानी कि BSEF हो जाएगा। अगले वाले में B और F माइनस कर दो, B और F माइनस कर दो, क्या बच गया, सिर्फ सिंपल और एंड सेंटर्ड। अगले वाले में E भी माइनस कर दो, अगले ऐसा, अगर ऐसा करना है ऐसा कर लो, इसमें आगे लिख दो -E, सेम, इसमें से E भी निकाल दो, क्या बच गया, सिर्फ सिंपल और सिंपल। हो गए सातों के एग्जाम्पल भी याद ब्रेवियस लैटिस के। सर आपने लकी भास्कर देख ली क्या, पता नहीं भाई क्या कर रहा है तू। चलिए 3-4 क्वेश्चन दिए, 3-4 नहीं 5 को क्वेश्चन है, इनको घर से करके लाइएगा। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तब तैयार करके आइए अपना पूरा सॉल्यूशन चैप्टर। सॉल्यूशन चैप्टर में जेईई मेंस में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता दिया, या तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में से आने के ज्यादा चांसेस है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में से ज्यादा आने के चांसेस है। अगर कोई तीसरा टॉपिक होगा तो वो आइडियल एंड नॉन आइडियल ही होगा रॉल्स लॉ के साथ, ठीक है। चलिए वेल डन, ठीक है। रिवाइज जरूर करके आइएगा सॉल्यूशन को भी, और जितना आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में भी पहले कुछ क्वेश्चंस लेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।